रहमान परिवार का सियासी बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, क्योंकि तारिक रहमान अब लौटे 17 साल बाद, तो सबकी नजर बीएनपी पर और प्रिंस कहे जाने वाले तारिक रहमान पर है। 1965 में पूर्वी पाकिस्तान में जन्मे, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, क्योंकि 71 में बांग्लादेश वजूद में आया था। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। 3 बार इनकी मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही हैं। तारिक के पिता जो हैं जियाउर रहमान, मां खालिदा जिया से सियासी पैंतरे उन्होंने यहां पर सीखे, लेकिन 1975 में पिता सेना प्रमुख जियाउर रहमान तख्ता पलट के बाद सत्ता में वहां पर उभरे थे, और इसी तख्ता पलट में शेख हसीना के पिता और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। एक बड़ा नरसंहार वहां पर हुआ था। मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जिया और हसीना परिवार के बीच यह दुश्मनी यहां पर शुरू हुई, और दोनों परिवार के बीच जो लड़ाई है उसे बैटल ऑफ द बेगम्स भी कहा जाता है। और बैटल ऑफ बेगम्स के बीच अब प्रिंस की यहां पर एंट्री हो रही है। 1977 से 1981 तक जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की स्थापना की। इसके बाद 1981 में चिटगांव में एक सैन्य विद्रोह में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। बड़ी रक्त रंजित सियासी इतिहास रहा है बांग्लादेश का, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या का रहा हो या फिर इसके बाद जियाउर रहमान का रहा हो। जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनकी जो पत्नी है खालिदा जिया, उन्होंने बीएनपी की कमान संभाली, और बीएनपी की कमान संभालने के बाद जाहिर तौर पर सत्ता में भी आए। 1991 से 2006 के बीच खालिदा जिया बांग्लादेश की 3 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इसके बाद सत्ता में वापसी हुई शेख हसीना की सरकार। शेख हसीना की सरकार के दौरान तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 2008 में तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन चले गए थे। इसके बाद 2025 में बांग्लादेश में 17 साल बाद अब तारिक रहमान परिवार के साथ लौट आए, अब से कुछ देर बाद। और अहम बात यह भी कि अब से कुछ देर बाद चूंकि वो एक अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, जिसे 300 फीट रोड यहां पर कहा जाता है, वहां पर वो लाखों की तादाद में जो उनके समर्थक पहुंचे उनको संबोधित करेंगे। लेकिन जेके त्रिपाठी सर, एक कमेंट आपका, ये जो बैकग्राउंडर बताने के लिए कि आखिर 71 से लेकर अब तक हुआ क्या है बांग्लादेश में, और मौजूदा दौर में इस वक्त बांग्लादेश में हम देख रहे हैं एक बार फिर से हिंसा, भारत विरोधी एजेंडा। तारिक रहमान की वापसी के बाद क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? क्योंकि एक पहला कमेंट या पहला रिएक्शन जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद उन्होंने ना दिल्ली ना पिंडी बल्कि सबसे पहले बांग्लादेश, इस तरह से उन्होंने एक वाक्य उनकी तरफ से आया था, बहुत न्यूट्रल उनका एक कमेंट था पहला। देखिए मकसूद जी, ये सही बात है कि जियाउर रहमान की सरकार या उनकी वाइफ बेगम खालिदा जिया की सरकार अवामी लीग की सरकार की तुलना में भारत से ज्यादा ही मतलब खराब रिश्ते करने वाली रही है। लेकिन ये देखिए अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ये कहा है, तारिक जिया ने ये साफ साफ कह दिया है, जैसा आपने बताया तारिक रहमान ने, कि न पिंडी न दिल्ली, हम बांग्लादेश की बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, देखिए उन्होंने मृतक हादी के भाई के बयान का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा है कि यूनुस सरकार के अंदर रहे कुछ मंत्रियों ने या कुछ लोगों ने ही हादी की हत्या कराई है ताकि इलेक्शन न हो, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। ये चीज उन्होंने हो सकता है अपनी पार्टी के लोगों को और जोर दिलाने के लिए कही हो, लेकिन इससे यूनुस सरकार हिली तो जरूर ही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए भले ही जियाउर रहमान की सरकार में वहाँ के नेशनल एंथम को बदल दिया गया, ये कह के कि इसको एक हिंदू ने लिखा था, हम इसको नहीं मानते, थोड़ा बहुत उनके संबंध रहे कट्टरवादियों से, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला मामला है कि आवामी लीग की अनुपस्थिति में वहां पर कोई और पार्टी नहीं है, सिर्फ मौलाना लोगों की वो जो कट्टरपंथी पार्टी है उसको छोड़ करके, और न वहां की आवाम, न वहां की सेना, और न ही वहां के आम पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि ऐसी कट्टरपंथी सरकार बने। इसलिए उसके तुलना में, उसके विरोध में खड़े होने के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जरूरी थी, लेकिन बेगम खालिदा जिया की अस्वस्थता की वजह से
वो नेतृत्व विहीन हो गई थी। अब इनके आ जाने से, तारिक रहमान के आ जाने से आप देख ही रहे हैं कि कितना जोश, कितना उत्साह बीएनपी में आ गया। और मुझे लगता है कि इस वक्त तारिक रहमान ये कहेंगे कि जैसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कहा, अभी भी कहेंगे कि हम सभी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से अवामी लीग का भी यही मानना होगा, भले ही वो अभी इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन उनका यही मानना होगा कि अगर तारिक रहमान की पार्टी जीतती है तो कम से कम उनके ऊपर से जो बैन है वो खत्म हो जाएगा, उनको एक विपक्ष के रूप में बैठने का मौका मिलेगा, जो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि अब बांग्लादेश की जनता को भी समझ में आने लगा है कि भारत के साथ रिश्ता किए बिना उनका गुजारा नहीं है, जैसे मालदीव में मोदी को देर सवेर समझ में आया था। तो मेरे विचार से अब यह है कि इनकी वजह से, तारिक रहमान की वजह से ये खतरा भी टल जाएगा कि मोहम्मद यूनुस इलेक्शन टालना चाहते थे, क्योंकि ये अब इनके इतना बड़ा जनसमूह इनके साथ है, तो इनको भी ये कहते रहना होगा कि इलेक्शन होने चाहिए। और मोहम्मद यूनुस ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इलेक्शन को और टाल दें, खासतौर से जब बीएनपी, अवामी लीग और सेना सब इलेक्शन के पक्ष में है। तो ये मकसूद जी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, देखिएगा। जी आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, लगातार आप लोगों से बात करते रहेंगे। लेकिन तारिक रहमान का सियासी सफर भी यहां पर देखना जरूरी है कि तारिक रहमान का सियासी सफर किस तरह से आगे बढ़ा है। 1971 में मुक्ति संग्राम में बचपन से ही मां खालिदा जिया के साथ वो थे। इसके बाद गिरफ्तारी उनकी यहां पर हुई 1971 में। इसके बाद 1988 में बांग्लादेश की राजनीति में उन्होंने एंट्री की थी। 2004 में शेख हसीना की पार्टी की रैली में ग्रेनेड हमला करने का उन पर आरोप लगा था। 2007 में तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के करीब 84 मामलों में सजा सुनाई गई थी और इसी सजा से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए तारिक रहमान अपने परिवार के साथ लंदन चले गए थे। 2014 के चुनाव का बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया था, राजद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था। इसके बाद 2018 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने, रहे लंदन में ही, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कई आरोपों से वो बरी हो गए और अब आज लंदन से पत्नी और बेटी के साथ 17 साल बाद वो बांग्लादेश लौट आए हैं। संजीव, ये एक सियासी बैकग्राउंड हो गया, लेकिन अब सवाल तारिक रहमान की खुद की आइडेंटिटी पर और उससे बड़ी बात आइडियोलॉजी पर। इससे पहले भी 3 बार खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की। अब जाहिर तौर पर उनकी उम्र तो इतनी रही नहीं कि वो एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में। 80 साल की उम्र हो चुकी है, हॉस्पिटलाइज है लंबे वक्त से। तो तारिक रहमान के हाथ में अगर वो चुनाव जीतती है बीएनपी और उनके हाथ में बागडोर आएगी, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमारे रिलेशंस के बारे में एक कमेंट आपका, इस पर क्या असर पड़ सकता है मौजूदा हालातों में? देखिए, फिलहाल जो मूड है बांग्लादेश का, उसी संदर्भ में आपके प्रश्न को देखना होगा। और फिलहाल जो मूड है इस वक्त वो सकारात्मक नहीं है, क्योंकि वो पार्टी जो भारत के साथ सकारात्मक रिश्तों में यकीन रखती थी और मानती थी कि 1971 की जो जंग भारत ने लड़ी वो बांग्लादेश के लिए लड़ी, मुक्ति वाहिनी का साथ दिया और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का आकार देने में भारत की भूमिका है, उस तरह की सोच वाली अब ताकतें नहीं है। अब तो कुछ इस तरह से विचार हो रहा है कि क्या भारत एक अहम फैक्टर था या फिर भारत एक मददगार फैक्टर भर था। लेकिन इन सब सोच और जो सकारात्मकता की कमी है, उस बीच इतने बड़े राजनीतिक हस्ती का बांग्लादेश में आगमन जो है वो एक नई घटना के तौर पर है। पर यहाँ जो चिंता वाली बात है वो ये है कि तारिक रहमान आज की तारीख में खुद बहुत तरीके से निर्णय ले पाएंगे, इस बात को लेकर के संशय है। और वो संशय इसलिए है कि आखिरकार उन्हें कोई न कोई आश्वासन है जिसके दम पर वो वापस आए हैं। एक व्यक्ति के लिए जो 17 सालों से निर्वसन की जिंदगी जी रहा है, अचानक आकर के बांग्लादेश की राजनीति पे छा जाए और अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाने लगे, ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि कोई बहुत मजबूत ताकत पीछे से प्रायोजित न कर रही हो चीजों को। तो ऐसे में क्या कोई कट्टरपंथी ताकत है जो कि प्रायोजित करेगी? संभव है कि ये जो शकुर सुबह है ये निर्मूल हो जाए, लेकिन इस संभावना, आशंका भी बहुत ज्यादा है। मत भूलिए
आप मकसूद इसे कि साल 2001 से 2006 के बीच में जब सत्ता में रही बीएनपी, तो उस वक्त उसके साझेदार जमात इस्लामी थी। बिल्कुल। और ऐसे में जाहिर है कि एक खतरा जरूर है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उसके चेहरे के तौर पर, उसके सॉफ्ट चेहरे के तौर पर कहीं तारिक रहमान सामने तो नहीं आ जाते हैं। एक वैक्यूम है अभी वहां की राजनीति में, और उस वैक्यूम को भरने वाला व्यक्ति अगर तारिक रहमान है, तो तारिक रहमान का जो पास्ट है वो बहुत अच्छे दिनों की गवाही नहीं दे रहा है। हालांकि ये जरूर है कि पास्ट से जो फ्यूचर है वो जरूरी नहीं है कि उसी तरह का हो, लेकिन इस बात को मानिए आखिर में कि अगर एक बड़ा दल जैसे कि आवामी लीग है उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर वो किस तरह का लोकतंत्र होगा और किस तरह की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी। ये आशा की जा सकती है कि वहां पर अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं घटना के तौर पर घटित होती रहेंगी, और जो एक असहजता की स्थिति है वो बनी रहेगी। और खुद तारिक रहमान भी पार्टिसिपेट तो करेंगी एक्टिवली। बीएनपी की तरफ से कहा गया बोगुरा 6 सीट से वो यहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सुशील सिंघल सर, आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, आप उनके साथ संबंधों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक पड़ोसी पहले से ही सरदर्द बढ़ा रहा है, बाद में पड़ोस में और जिस तरह से पिछले 1-1.5 सालों में पूरा रिजीम चेंज होने से लेकर हालात वहां पर खराब हुए हैं, हिंसा वहां पर जो शुरू हुई है और लगातार भारत विरोधी एजेंडा वहां पर सेट किया जा रहा है, कैसे डील हमें करनी होगी, क्योंकि हम उसके साथ बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पड़ोसी हम जो चुन नहीं सकते, जो हैं उनके साथ में हमें डील करना पड़ेगा। और हमारे ऑफ कोर्स वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑलरेडी पाकिस्तान से हमारी बातचीत जो है, जो हालात हैं वो आप सभी को जानकारी है, उसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ईस्टर्न बॉर्डर पे बांग्लादेश है, वो 4600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, और हमने उस पर फेंसिंग वगैरह की हुई है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है पूरी 100% फेंसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर रिवर और नाले और इतने ज्यादा हैं, और जिस तरह का टेरेन है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि 100% उसमें करा जा सके। तो हर प्लस चारों नॉर्थ ईस्ट ने इसको बांग्लादेश को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। तो हमारे लिए भी बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और उधर बांग्लादेश क्योंकि भारत चारों तरफ से उनको कवर किया हुआ है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रियलाइजेशन जो इंटरिम सरकार जो है, जिसका एजेंडा ही भारत विरोध है, और जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन मेरे ख्याल से हो गया है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता, इवन इस हालात में। क्योंकि अगर आप देखें तो पीछे जो है अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि भारत से वो चावल 50,000 टन राइस की रिक्वेस्ट की है, जो कि भारत ने एक्सेप्ट कर ली है। तो मेरे को जो है विचार है, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, ये तो क्योंकि अवामी लीग से हमारे भारत के बहुत क्लोज थी, वो हमारे संबंध बहुत अच्छे थे जब उनकी सरकार थी। लेकिन समय बदलता है, हर एक के साथ में हर एक तरह के संबंध नहीं रहते। लेकिन मेरा अपना ये विचार है कि बांग्लादेश में जो भी सरकार बनेगी, इवन ये इंटरिम सरकार जो है, ये जो है बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं जाएगी भारत के खिलाफ। और जमाते इस्लाम, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि बीएनपी और जमाते इस्लाम पार्टनर थे, उस वक्त माहौल अलग था। जमाते इस्लाम बहुत जूनियर पार्टनर था, कोई उनको भाव नहीं दे रहा था, बहुत लिमिटेड थी। लेकिन अब जो है जमाते इस्लाम ऐसी पार्टी उभर के आ रही है कि वो बराबर सत्ता के सपने संजो के बैठे हुए हैं। तो बीएनपी और जमात दोनों सेम स्पेस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर वो अंतर आ गया है। और बीएनपी मेरे विचार से, क्योंकि सुलझी, फिर भी जमात के मुकाबले ज्यादा सुलझी समझदार पार्टी है, तो वो रियलाइज करते हैं। और जब बीएनपी के साथ भी, जब बीएनपी की सरकार थी, जमात उनके साथ था, उन्होंने भी भारत के साथ में, ये नहीं है कि उन्होंने 100% विरोध किया हो, जो कि अभी थोड़ा चल रहा है, लेकिन उन्होंने तब भी भारत के अपने हमारा दूसरे काफी एरिया में हम कोऑपरेट करते थे। ऑफ कोर्स डिस्प्यूट भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमारे उनसे संबंध उनके बिल्कुल खराब हो। तो मेरे विचार से जो भी सरकार यहां पे बनेगी, मोस्ट लाइकली बीएनपी की बनेगी, जो हालात दिख रहे हैं, तो उसमें हमारे को
जो जैसा आपने देखा मालदीव में भी हमने देखा, एक एग्जांपल थोड़ा सा साइड जाकर के देखता हाँ हूं प्लीज। कि उन्होंने भी हमारा विरोध किया, अल्टीमेटली उन्होंने रियलाइज किया कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश तो और भी ज्यादा उनको आवश्यकता है भारत की मदद के बिना उनको रियलाइज है, उनको मालूम है कि उनको हम सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ऑलरेडी इतनी खराब हो रही है कि वो और ऑफ कोर्स बाकी तो चल ही रहा है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके यहाँ पर। तो भारत से जो भी सरकार आएगी, मेरा विचार है, तो हम अक्सर में सोचते हैं जो हमारी अवामी लीग से साथ जो संबंध है उसको पैमाना अगर हम बनाएंगे तो ऑफ कोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, लेकिन मेरे विचार से हमारा जो जो वर्किंग रिलेशनशिप है जो भी सरकार आएगी उससे अच्छी बनी रहेगी, जो कि भारत के हितों का ध्यान रखे। जी जगत त्रिपाठी सर, अब चूंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल को लेकर एक आप इस पर एक लार्जर प्रोस्पेक्टस में जरूर बोलिएगा, भारत की मौजूदगी और बांग्लादेश में पिछले 1-1.5 साल में अचानक से वहां का मूड बदलना, भारत विरोधी एजेंडा वहां पर चलाया जाना, और इस सब के बीच में आईएसआई का भी बार बार जिक्र होता रहा है। क्या कोई और भी बड़ी शक्ति इसके पीछे हो सकती है भारत को परेशान करने के लिए? और अब तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी के साथ हमारे यानी कि भारत के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या बहुत बड़ा कुछ बदलाव हो जाएगा, या जैसा कि सिंगल सर कह रहे हैं कि रियलाइजेशन आखिरकार मालदीव्स को भी तो हुआ था? देखिए मकसूद, पहले आपके पहले सवाल का जवाब कि क्या इसमें आईएसआई का कहीं हाथ है, देखिए बिल्कुल है। क्योंकि आपको याद होगा कि इसी साल जून के महीने में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग जो हुई कुमिंग में हुई थी, जिसमें निर्णय किया गया था कि ट्रेड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और इसके साथ साथ ये डिफेंस, इसमें तीनों देश एक साथ रहेंगे। और उसी के बाद अभी कुछ ही दिनों बाद देखिए आपने कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, इशाक डार ने ये कहा कि ये प्रपोज किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन मिलकर के साउथ एशिया का एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें साउथ एशिया के और देशों को भी इनवाइट किया जा सके भारत को छोड़कर। और इसका समर्थन बांग्लादेश की सरकार के विदेश नीति के सलाहकार ने भी किया था। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों पाकिस्तान और चीन की तो नीति ये है ही कि वहां पर भारत के खिलाफ माहौल पैदा किया जाए। अब रही बात ये कि आगे क्या हमारे संबंध अच्छे होंगे, जैसे कि सिंघल साहब ने भी कहा, मैंने भी पहले कहा कि देखिए विदेश नीति जो है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, एक प्रोसेस होती है, एक ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग। 15 साल से हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे थे, तब किसी ने नहीं कहा कि हमारी विदेश नीति असफल हो गई। अब अगर हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं तो ये कहने की बात, ये नहीं कहना है सही होगा कि हमारी नीति असफल हो गई। ये चेस का खेल चलता है डिप्लोमेसी में, कभी चीन इसमें आगे आता है, कभी हम आगे आते हैं। आपने बांग्लादेश ही नहीं, आपने मालदीव का जैसे सिंघल साहब ने जिक्र किया, श्रीलंका का आप देखिए, श्रीलंका में जब राजपक्षे की गवर्नमेंट थी तो हमारे खिलाफ थी, श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ, श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। इवन नेपाल में ओली की गवर्नमेंट ने तमाम विश्वमन किया, उसके बाद फिर वो इस्तीफा देके फिर आए, तो अब ओली की गवर्नमेंट अपेक्षाया अब भारत के प्रति उतनी खराब नहीं रह गई। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बांग्लादेश में जो सरकार आएगी वो अब ऐसी होगी कि वो देश की स्थिरता के बारे में सबसे पहले सोचेगी कि देश स्थिर हो, देश में सांप्रदायिक हिंसा न हो। क्योंकि अगर ये सांप्रदायिक हिंसा होती है तो इससे अमेरिका से लेके, यूएन से लेके और जिनेवा में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के यहाँ तक सब लोग चिंतित हो जाते हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनके ट्रेड पे भी पड़ता है। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि सबके बावजूद, जैसे कि सिंघल साहब ने कहा 50,000 टन राइस मांगा गया है, देखिए 2023-24 में भारत से बांग्लादेश के बीच में जितना व्यापार था जी, वो व्यापार 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 13% से ज्यादा बढ़ा है, बावजूद इसके कि अगस्त से वहाँ मोहम्मद यूनुस की सरकार है, जो कि हमारे हमसे दोस्ताना जिनके संबंध नहीं है। तो देर सवेर इन देशों को ये रियलाइज होगा, जो अभी ये सोचते रहे हैं कि बड़े भाई की तरह से हम दादागिरी करते हैं, उनको रियलाइज होता है कि भारत एक
फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इस इलाके में। दूसरी चीज, भारत इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके साथ अब हमारे बांग्लादेश में 3 बिलियन से ज्यादा के हमारे इन्वेस्टमेंट है, ट्रेन सेवाएं हैं, शिपिंग की सेवाएं हैं, इस सबको बांग्लादेश एकाएक नहीं नकार सकता। तो ये सब चीजें बांग्लादेश की नई सरकार को ध्यान में रखनी होगी। और ये भी बात सही है कि पहले जैसे वो इस्लामिक पार्टी जो वो जूनियर पार्टनर थी, लेकिन अब जब बड़ी पार्टी के तौर पे बीएनपी उभर रही है, तो बीएनपी को ये इस्लामिक पार्टियों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार में, और वो आराम से फैसले ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जी बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस मसले पर बात करने के लिए। और अब देखना ये भी होगा कि अब से कुछ देर